हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इन दिनों आरआरसी ग्रुप डी की जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो है वो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन टॉपिक्स के बारे में जो है कि बार बार उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले और वो भी फ्री में पहुँच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों का भविष्य में एग्जाम होना भी बाकी है उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सके। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि 1881 में पारसी धर्म के लिए कौन सा समाचार पत्र चलाया गया था। तो दोस्तों याद रखना कि सन 1851 में जो है वो राष्ट्रगुप्तार ये सत्यवादी ये समाचार पत्र था जो चलाया गया था। पारसी सुधार आंदोलन के संस्थापक नौरोजी फरदोसी, दादा भाई नौरोजी, आर के कामा और एस बंगाली थे। इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1851 में की गई थी। इस संस्था में राष्ट्रगुप्तार सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहाँ हुए हैं। दोस्तों याद रखना कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं जो 2022 इनका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया है और इसका जो आयोजन है वो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटक में किया गया था। तो बात करें इसमें रैंकिंग की तो सबसे पहला स्थान भी इस जैन यूनिवर्सिटी का ही आया है और सेकंड स्थान जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो पंजाब की है इसका सेकंड स्थान रहा है। पहली बार बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की तो यह 2020 में आयोजित किए गए थे भुवनेश्वर उड़ीसा में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में 4th एडिशन जो था वो हरियाणा में और इसकी फर्स्ट रैंक जो हरियाणा ने ही प्राप्त की थी, उसके बाद महाराष्ट्र ने सेकंड रैंक प्राप्त की थी। 2022 में इनका आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विच प्लेट्यू इज रिच इन आयरन ओर, मतलब कौन सा पठार जो है लौह अयस्क से समृद्ध है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कि झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है वो लौह अयस्क से समृद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों याद रखना है जो CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारी ओजोन परत को है वो नुकसान पहुंचाती है। ओजोन परत की बात करें तो यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। अगर ये ओजोन परत नहीं होगी तो सूर्य से जो हानिकारक किरणें आएंगी उनसे हमारे बॉडी में स्किन कैंसर जैसी कई बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। और यह शीतलक जैसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर है और स्प्रे होते हैं, सोफों में भी ये गैस जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पूछा गया था कि लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश करता है। दोस्तों याद रखना कि लौटता हुआ जो मानसून होता है वो तमिलनाडु एवं पूर्वी घाट पर जो है बारिश करता है। लौटता हुआ मानसून है यह उत्तर पूर्वी वायु स्रोत जो अक्टूबर माह के बाद हिमालय पर्वतमाला की ओर से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटरिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CTAC बोलते हैं, ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण के तहत कौन सा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की में स्थापित किया। तो दोस्तों याद रखना कि परम गंगा है जो कि मार्च 2022 में जो है IIT रुड़की में स्थापित किया गया था। परम गंगा की सुपर कंप्यूटर क्षमता 1.66 पेटाफ्लॉप्स है। दोस्तों यह याद रखना कि जो परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर है इसे IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। अनुसूची 8 की बात करें तो यह भाषा से संबंधित है। तो याद रखना दोस्तों मूल संविधान में जो थी वो 14 भाषाएं थी। 15वीं भाषा जो है 21वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा, और जो है 71वें संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत संविधान में 4 और भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। टोटल मिलाकर 22 जो है वो भाषाएं हो चुकी हैं हमारे संविधान में। और अनुसूची 8 की बात करें तो ये जो भाषा बोडो है, संथाली है, उड़िया है, लेकिन अरबी जो भाषा है वो इसमें शामिल नहीं है। 14 भाषाएं को शुरू में संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि बारी दोआब किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो याद रखना रावी और ब्यास नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बारी दोआब कहते हैं। दोआब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। बिना किसी नदी के नाम के साथ केवल दोआब कहा जाए तो यह गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र का नाम है।
सिंध सागर दोआब सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र है। जेब दोआब झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच का क्षेत्र है। और रेचना दोआब जो है वो चेनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य ने शुरू की। तो दोस्तों याद रखना कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले शुरू करने वाला राज्य था वो राजस्थान ही था। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ग्राम स्तरीय पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय पंचायत जो है इसकी शुरुआत की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि प्राथमिक घाटा कब शून्य होता है। दोस्तों याद रखना कि सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा। प्राथमिक घाटा क्या होता है दोस्तों? राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है। तो जो डिम्ब वाहिनी है, अंडाशय और गर्भाशय जो होते हैं वो महिला प्रजनन तंत्र का भाग होते हैं, लेकिन जो मूत्र मार्ग है वो महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आवर्त सारणी के समूह 17 वाले तत्व के परमाणु की संयोजकता क्या होती है। दोस्तों याद रखना कि आवर्त सारणी के समूह 17 वाले जो तत्व होते हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, इनकी सबकी संयोजकता जो होती है +1 होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आवर्त अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या 12 है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों याद रखना F बराबर R/2 से जो फॉर्मूला होता है इसके द्वारा हम फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। और वक्रता त्रिज्या R अपन को दे रखी थी तो अपन को इस तरह के से F फाइंड करेंगे तो यहाँ पर -6 आने वाला है, क्योंकि जो यहाँ पर दर्पण क्या रखता है वो भी अवतल इसलिए -6 आएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न तत्वों में किसकी परमाणु संयोजकता +3 है। तो ऑप्शन में कुछ तत्व दे रखे होंगे जिनमें से एक एल्युमिनियम था जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2, 8 और 3 होता है, इसलिए इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि 3 इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि यह धातु है इसलिए इसकी संयोजकता +3 है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 16 सेंटीमीटर है तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। वही क्वेश्चन F बराबर R2 से फिर से आया था, इस बार R की वैल्यू पूछी थी तो यहाँ पर जो है F का मान डबल हो जाएगा, इसलिए 32 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होने वाला है। यदि V1:V2:V3 = 1:2:3 है तो R1, R2, R3 का रेशियो क्या होगा। दोस्तों हमें पता है कि V और R में जो होता है एक दूसरे के जो प्रोपोर्शनल टू होते हैं, इसलिए R1, R2 का अनुपात भी जो है 1:2:3 होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों याद रखना जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के निकट से जाने वाली 85.5 डिग्री यामोत्तर रेखा है के समय को भारतीय मानक रेखा कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और बात करें तो भारत का जो टाइम है वो ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे चलता है, और जो हमारा देश है इंडिया वो GMT रेखा से 85.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाष्पोत्सर्जन से क्या नुकसान होता है। तो पत्तियों और तनों में निर्जलित ढहने वाली कोशिकाएं अब खड़ी नहीं रह सकती और पौधा मुरझाने लगता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधे के शरीर में तापक्रम संतुलित रहती है, क्योंकि ताप का उपयोग जल को वाष्प में बदलने के लिए उपयोग कर लिया जाता है, अर्थात इसके कारण पौधे गर्म होने से बचे जाते हैं। बाष्पोत्सर्जन खनिज लवणों के अवशोषण तथा परिवहन से भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी के काटने पर राहत के लिए क्या लगाया जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग हम मधुमक्खी के काटने पर राहत के लिए लगा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कैलामाइन विलयन का भी उपयोग कर सकते हैं जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। मेथनॉइड एसिड, ऑर्मिक एसिड इज़ फाउंड इन नेटल और बीस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जुमे की नमाज किस दिन पढ़ी जाती है। दोस्तों याद रखना कि जुमे की नमाज़ को शुक्रवार के दिन पढ़ी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे में आयन एवं जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। तो यार इसका सही उत्तर होने वाला है कि जड़ के बाल और जड़ के बाल होते हैं जो जल और अकार्बनिक लवण एक साथ ग्रहण करते हैं। खनिजों का अवशोषण मिट्टी से आयनों के रूप में
होता है। खनिजों और पानी का अवशोषण दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, लेकिन मार्ग एक ही है। खनिज आयनों को परासरण या विसरण द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि सांद्रता कम होती है। तो जड़ बाल कोशिकाओं की सतह पर वाहक अणु होते हैं जो आयनों को उठाते हैं और एकाग्रता ढाल के खिलाफ जाते हैं। चूँकि संचलन सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध है, इसलिए एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। अतः आयन का अवशोषण एक सक्रिय प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा असम राज्य का त्यौहार है। तो याद रखें, बिहू जो है वो असम राज्य का जो एक डांस है। अगर और त्यौहार की बात करें तो पोंगल तमिलनाडु का, ओणम केरल का, लोहड़ी वैसाखी पंजाब का, गिद्धा भी पंजाब का से रिलेटेड है, नुआखाई उड़ीसा, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बांग्ला मेघालय और असम, उगादि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, और विशु जो है केरल और कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि लिटमस अम्ल एंड क्षार परीक्षण का प्राकृतिक सूचक है। यदि एक लिटमस को किसी विलयन में डालने पर विलयन नीले रंग से लाल हो जाता है तो विलयन की पीएच क्या है। तो दोस्तों याद रखना कि जो लिटमस होता है यदि वह नीले से लाल हो रहा है तो इसका मतलब है कि वह अम्ल में है, और अगर लाल से नीला हो रहा है तो वह क्षार में है। तो दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में है कि डालने पर विलयन नीले से लाल हो जाता है, अर्थात यह अम्ल में है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अम्ल जो होते हैं उनकी पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन 5 होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आयु सीमा क्या है। तो दोस्तों याद रखना कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा है, इसकी आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है। पॉलिसी की मैच्योरिटी की उम्र 55 साल है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से की गई थी और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें तो PMJJY के लिए सालाना प्रीमियम 330 रुपये है, और बीमा कवर की अवधि के दौरान यदि सदस्य की मौत हो जाती है तो 2 लाख रुपए की राशि उसके परिजनों को, नॉमिनी को प्राप्त होती है। दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो RRC ग्रुप डी में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।